पेपर के बाद क्वेश्चन पेपर का नाम मुझे नीलम और पुंडीश्वरी। अच्छा, अरे अंजू कह रही पहले मेरी बात सुनो, अपना पेपर है, मेरे को क्वेश्चन पेपर भेज देना। भेज देना यार, स्कूल का एक दूसरे को मदद कर दो, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन पेपर भेजने भला ही होगा, अगली दुआ देगी तो हो सकता है दुआ लग जाए। पैसा तो कमाने मैम दुआ नहीं लगी तो लग जाएगी यार, ट्राई तो कर। नहीं देगी तो लगेगी नहीं, एटलीस्ट ट्राई कर ले। वैसे ठीक है, मिल बांट के करना चाहिए, तभी तो बॉन्ड बनता है। कम से कम याद तो रहेगा कि हाँ यार, दूसरे वाले के क्वेश्चन पेपर से फायदा तो हुआ था, है ना। तो ऐसे भलाई करते चले जाओ, बहुत बढ़िया। चलो जी, तो भेज देना हमें भी। तो मुझे भेज देना, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है। ये बढ़िया, सबको मिल जाएगा, है ना। थोड़ी 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 दुआ मुझे भी भेज देना। मैम 25% आपको और 75 हमें। हाँ डन, मैं 10% में भी खुश थी। चल ठीक है, तेरा दिल बड़ा है। यस मैम। हाँ हाँ, हम ना दे दे दुआ, अच्छा होगा पेपर। अच्छा, सबका अच्छा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू। खुश होगी। कह रही यही सुनना था मुझे। हाँ जी, कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम? एनिमल किंगडम। यस, एनिमल किंगडम हम आज स्टार्ट करें। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो मेन प्रोसेसेस है वो टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। जो कुछ टर्म्स ने आपको बहुत तंग किया होगा, शायद जो सिलोमेट एंड ऑल दैट, मुझे ऐसा लगता है किया होगा कुछ बच्चों को तंग, है ना। तो उन टर्म्स को आज हम क्लियर कर लेंगे। हमें आज कोई एग्जाम्पल याद करने हैं, हमें आज कोई एग्जाम्पल याद नहीं करने हैं, ठीक है जी। वी डोंट हैव टू लर्न एनी एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे साथ साथ में, जब साथ साथ में फाइलम करते चले जाएंगे तब करेंगे ना एग्जाम्पल। अभी अभी फायदा ही है एग्जाम्पल याद करने का, पता है नहीं है कौन सा कहाँ पर आता है, राइट। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपल। अंडरस्टैंड बेसिक टर्मिनोलॉजीज। इस चैप्टर की बेसिक टर्मिनोलॉजी समझना है। अगर बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ जाएगी, आधी जिंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है। देखो इस चैप्टर में है क्या, अगर मैं तुमको और ब्रीफ कर दूं। एक तो इसमें बेसिक टर्म्स, इसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएंगे सारे फाइलम। इनवर्टिब्रेट में फाइलम्स होते हैं, और दूसरे वाले में हमारे पास क्लासेस होती हैं कॉर्डेट्स के अंदर। फाइलम और क्लासेस समझनी है। और तीसरा हमें याद रखने हैं एग्जाम्पल्स। क्यों, वो क्या करते हैं पेपर वाले क्या करते हैं, वो कुछ नहीं पूछेंगे, वो तुमसे सीधा एक एग्जाम्पल दे देंगे कि ये लो, कैमिलियन ले लो, जा बेटा बता। इसकी बेसिक टर्म कंपेयर करके पूछ लेंगे, या कौन से फाइलम से फाइलम के फीचर पूछ लेंगे। तो एग्जाम्पल बेस्ड पूछते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल तब समझ में आएंगे जब ये सब क्लियर हो जाएगा, राइट। तो पहले बेसिक टर्म क्लियर करेंगे, फिर फाइलम और क्लासेस करते चले जाएंगे, उसी के साथ हम एग्जाम्पल्स याद करते जाएंगे। एग्जाम्पल्स को हम इतनी बार रिवाइज करेंगे कि हमको क्लास में ही याद हो जाए, समझ आई? ठीक है जी। तो आज का ऑब्जेक्टिव है बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझना। और हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना अपने रिवीजन में, तो एनसीईआरटी हम कंटिन्यू करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, एनसीईआरटी रीड करते रहेंगे। इस चैप्टर की वेटेज देखो, इस साल ना, क्योंकि कुछ चैप्टर डिलीट हुए हैं, इवन कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, तो इस साल ना वेटेज ऊपर नीचे हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 क्वेश्चन इस साल बन सकते हैं आराम से, ठीक है जी। तो 2 से 3 क्वेश्चन दिमाग में रखते हुए, दैट मीन्स ये चैप्टर हमें करना है, एज सिंपल एज। क्लियर? जहां ना समझ आए आराम से पूछो, साथ साथ प्रिपेयर करते रहो, रिवाइज करते रहो। इस संडे टेस्ट का सिलेबस क्या है? यस, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये तो आपको पिछले चैप्टर है। आप लोगों को अभी बायो का पेपर भी आना है, सबका प्री बोर्ड आना है। तो सबसे पहले तो इसको रिवाइज करो, क्योंकि इसको पढ़े आपको टाइम हो गया। रिवाइज कैसे करोगे? रिवाइज करने का तरीका है, आप पहले उठा लो नोट्स, ठीक है। नोट्स उठाओ, उसके बाद क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। जब ये हो जाएगा, नोट्स उठा के क्वेश्चन लगाए, क्वेश्चन में होंगे कुछ गलत, रॉन्ग होंगे ना। जो टॉपिक रॉन्ग है, जो भी चीज रॉन्ग है, जैसे मैंने क्वेश्चन लगाया और मेरा ना क्वेश्चन स्पर्मेटोजेनेसिस का गलत हो गया, है ना। मैंने एनसीईआरटी खोलनी है, एनसीईआरटी में ना स्पर्मेटोजेनेसिस पे लिख देना आर, उस टॉपिक पे आर लिख दिया, मैं चली गई वापस। फिर नेक्स्ट टॉपिक मेरा लेट से गलत हो गया, मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, मेंस्ट्रुअल साइकिल के पेज पे गई, वहां पे लिख दिया आर और चली गई, ठीक है। ये हो गया, मेरा रॉन्ग वाला चेक हो गया। नेक्स्ट डे, इतना मैंने एक दिन में करना है, एक दिन में, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, बहुत है एक दिन में। इतना मैंने एक दिन में करा। नेक्स्ट डे मैं एनसीईआरटी रीड करूंगी एज ए रिवीजन। तो ऐसे जब रिवाइज करोगे 2 बारी में, चैप्टर हो ही नहीं सकता भूले ना। समझ आई बात? गिव इट अ ट्राई, अगर तुमको लगता है तो। आज क्या बार है? ट्यूसडे मंगलवार। आज पढ़ोगे कुछ?
Yo-yo मैम, एक काम yo-yo मैम, करना, yo-yo, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, लिविंग वर्ल्ड पढ़ सकते हो, लिविंग वर्ल्ड में तो कुछ भी नहीं था। yo-yo, लिविंग वर्ल्ड पढ़ के सोना नोट से, ठीक है, नोट से पढ़ना, क्योंकि नोट्स में ज्यादा है, बुक में तो कुछ भी नहीं है। लिविंग वर्ल्ड नोट से पढ़ के सोना, ओके। लिविंग वर्ल्ड पढ़ के सोना नोट से। वेंसडे को क्या लगाना, उसके पीवाई क्यूज, इसके पीवाई क्यूज लगा लेना, प्लस इसमें इतना इतना एफर्ट मत डालो कि एनसीईआरटी में भी मत्था मार रहे हो तुम, इसके पीवाई क्यू लगा लो, बहुत है। सुबह उठ के इसके पीवाई क्यू लगा लेना, उसको जब एनालिसिस करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या गलत है, इसमें तो कुछ खास है भी नहीं, राइट। वेंसडे को जो तुम करो, ये सुबह निपटा के चले जाना स्कूल, मतलब ये हो जाएगा कि तुमने सुबह ही नीट की तैयारी तो कर ली थी, ठीक है। उसके बाद वेंसडे को कुछ बचता है, दैट वुड बी नेक्स्ट चैप्टर, कौन सा वाला रखे, reproductive health, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ लेना नोट से, चाहे जितना भी कष्ट हो, एक बार नोट्स उठा के पढ़ लेना, नोट्स में मोर देन इनफ है, कि वहां पे सारे चार्ट बने हुए हैं। फिर आता है थर्सडे। थर्सडे को क्या किया मैंने, थर्सडे को मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एनसीईआरटी पढ़ ली, ठीक है, प्लस पीवाई क्यूज कर लिया, ओके। एनसीईआरटी पढ़ ली, इसके पीवाई क्यूज कर लिए इसके, और इसी दिन मैं कुछ नया नहीं पढ़ूंगी, इसी दिन मैं लिविंग वर्ल्ड की NCERT, एनसीईआरटी कर लूंगी, समझ आई। yo-yo मैम, सब करने से अच्छा है जो कर रहे हो उसको ढंग से कर लो। वेडनेसडे थर्सडे तक ये हो गया, आ गया फ्राइडे। फ्राइडे को आप करो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की आप करो नोट्स, क्योंकि नोट्स में मोर देन इनफ है, ठीक है। नोट्स कर लो, yes मैम, वो ही बहुत सारे हैं, नोट्स प्लस पीवाई क्यूज, बहुत है ये, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है ये। फिर आता है सैटरडे। सैटरडे को आपके पास क्या बचा, आपके पास biological classification, एनसीईआरटी, इसकी करो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की एनसीईआरटी, प्लस जो भी आपके पीवाई क्यूज के मिस्टेक्स थी वो वाले टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि इसके पीवाई क्यूज ज्यादा होंगे, ठीक है। तो एक दिन में स्कूल के साथ ये करना बहुत मुश्किल टास्क है, तो इसके पीवाई क्यूज के साथ जो मिस्टेक्स आई थी उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लेना, समझ गई। आपको मैम सैटरडे बता, तो देखो सेट अभी तो तुमने करा था ना, क्या नाम है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हाँ, तो कुछ मत करना यार, संडे को सुबह उठ के ना एक बार बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को सिर्फ रिवाइज करके जाना, ठीक है। और कितने किससे रिवाइज करोगे, अगर तुम सिर्फ एनसीईआरटी भी रिवाइज कर लोगे ना वो भी काफी है, ठीक है, समझ आई। नहीं तो या तो एनसीईआरटी लेवल लग लो, नहीं तो नोट्स कर लो, तुम्हें भी तो पता चले जो तुमने एक हफ्ते पहले पढ़ा था तुमको याद कितना रहता है। अगर नहीं याद रहता तो तुमको नेक्स्ट पेपर में आइडिया हो जाएगा ना, है ना। yo मैम, इसको छोड़ दो संडे तक के लिए, आप ये रिवाइज करो पहले, समझ आई। yo मैम, पर ऐसे कोशिश करना, लेट्स सी कैसा बनता है, फिर बताना मुझे कैसा रहा, नहीं रहा तो हम और कोई तरीका ढूंढेंगे। yo मैम, स्टार्ट करूं, yo मैम, ओ, तुमको याद है मैंने लिविंग वर्ल्ड में बताया था एक फंडामेंटल फीचर होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है। yo मैम, डिफाइनिंग फीचर है बेसिकली, डिफाइनिंग फीचर्स आर काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जिसकी एक्सेप्शन नहीं होगी, है ना, वैसे वाले होते हैं ना, yo मैम, ठीक है। तो वैसे एक टर्म उठा ली इन्होंने, इन्होंने बोला कि एनिमल किंगडम की बात कर रहे हो तुम, तो एनिमल किंगडम फिटकर क्लासिफिकेशन का डब्बा खोलो, कौन से पेज नंबर पे है, किंगडम क्लासिफिकेशन चैप्टर में था बॉक्स, मैम 17 पेज नंबर, हाँ 17 पेज नंबर पे एनिमल किंगडम देखो, बॉडी कैसे एनिमल है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, मैम मल्टी सेलुलर, ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक, मैम हेटेरोट्रॉफिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डब्बा मैम देख के हेटेरोट्रॉफिक, डब्बा देख के मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मैम होलोजोइक सेप्रोफिटिक, हाँ होलोजोइक का मतलब खाने को पूरा कंज्यूम करेंगे और अपने अंदर ले लेंगे, प्लांट या एनिमल है हम उसको पूरा खा लेते हैं ना, जो भी अगर एक पत्ता भी है तो मैंने उसको पूरा कंज्यूम कर लिया, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। तो ऑन द बेसिस ये 3 कैरेक्टर है जो आपको लिटरली सारे एनिमल किंगडम में मिलेंगे, हर एक इंडिविजुअल में मिलेंगे जो एनिमल किंगडम में आता है, मल्टी सेलुलर होंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखेंगे और यूक्रियोटिक होंगे, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें ये तीनों कैरेक्टर आपको मिलते हैं, और होलोजोइक सिर्फ एनिमल किंगडम में मिलता था, देखो 17 पेज नंबर बॉक्स पे, और किसी में होलोजोइक लिखा है हमने, नो मैम, यूनिक फीचर है हमारा एनिमल किंगडम का, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये यूनिक फीचर है किसका, तो जिसके पास ये तीनों फीचर है उनको हम बोलते हैं मेटाजोआ,
ठीक है, तो हु आर द मेटाजोआस, वी आर द मेटाजोआस जिनके पास ये सारे फीचर्स है। तो जितने एनिमल्स है, चाहे तुम्हारी दीवार की छिपकली से लेकर नीचे चलने वाली चींटी से लेकर तुम और तुम्हारे भाई बहन, तुम सब मेटाजोआ हो, इंक्लूडिंग मी। क्लियर? यो मैम। मेटाजोआ भी आगे डिवाइड हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि मल्टी सेलुलर तो होंगे, जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, मिल मिल के पूरी बॉडी बनेगी। ठीक है, पर ये सारे सेल मिलके एक ही काम कर रहे हैं, ये सारे सेल मिल मिल के दो दो अलग अलग काम कर रहे हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी मेटाजोआ दो टाइप के हैं। पहले मैं बताऊंगी, मैं टाइम दूंगी, फिर लिखना है। क्लियर है सबको? अभी कोई नहीं लिखेगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन में भेज ही दूंगी, लिख तो तुम बाद में भी लोगे, लेकिन समझ नहीं आएगा ये, तो सब मेरी तरफ ध्यान देंगे। ओके, क्लियर? पेन रख दो। यो मैम। मेटाजोआ दो कैटेगरी में डिवाइड होंगे, एक होंगे पैराजोआ और एक यू मेटाजोआ। यू से हमें क्या याद है? यू वर्ड कहाँ पे यूज किया था हमने? ई यू वाला यूकैरियोट्स में और यू बैक्टीरिया में। हाँ, है ना, यू मतलब ट्रू। तो मेटाजोआ में ट्रू मेटाजोआ वो है जो मल्टी सेलुलर बॉडी है, उनकी कॉम्प्लेक्स ही बॉडी है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है। पैराजोआ वो है जिनमें बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन हर एक सेल अपना काम खुद कर रहा है। ठीक है, तो सबसे सिंपल बॉडी जिनकी होगी उन्हें हम कहेंगे पैराजोआ, और यू मेटाजोआ उनको कहेंगे जिनकी बॉडी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी, लेकिन सबके सब है मल्टी सेलुलर। क्लियर? यो मैम। ठीक है, चल लिखो ये फटाफट, लिखो लिखो, यही लिख लो, स्क्रीनशॉट मत लेना, कोई फायदा नहीं है, यही लिख लो। तुम्हारे स्कूल का भी तो है, तुम कब लिखने बैठोगे? यही खत्म कर लो, जैसी हो जाए थम्स अप कर दो, जैसे हो जाए मुझे मैसेज करो। ठीक है, मैसेज मैसेज भैया, मैसेज बेटा, वो क्लियर हो जाए एक्चुअल में किसने किया। थम्स अप ना बहुत सारे बच्चे 6-7 बार करते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ रही हूँ मैं। नो, ये पहला पेज है आपका। मैम एक बार हाँ देख ले, डन बेटा। मैम एक बार होलोजोइक दोबारा से पढ़ाना। होलोजोइक, होलोजोइक का मतलब है अपने खाने को पूरा कंज्यूम कर लेना। जैसे कि अगर मैंने देखो चपाती दी, चपाती समझती है ना, यो मैम। चपाती की बुरकी तोड़ेगी और उस पूरे पीस को अपने मुंह में रख लेगी। दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अपने खाने को पूरा तुमने मुंह में रख लिया, अब तुम उसको कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये एनिमल किंगडम में देखने को मिलता है। कभी पत्तों को देखा इस तरीके से खाते हुए? नो है ना, मैम। फंगस को देखा इस तरीके से अपना खाना खाते हुए? नो मैम। कभी भी आपने किसी प्रोटोजोआ का सुना है डाई जैसे पूरा मुंह खोल के अपना एनिमल खा जाते हैं? लेकिन हमने मछलियों को सुना है, दैट इज एनिमल। तो एनिमल होते हैं जो अपना खाना से कप करके खा जाते हैं। ओके, यो दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ ये वाला पेज है हमारा, ऊपर बेसिक कुछ खास नहीं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। चाहे बहुत फर्क है स्ट्रक्चर और फॉर्म में डिफरेंट एनिमल की, देयर आर फंडामेंटल फीचर जो सबको कॉमन है। कुछ फंडामेंटल फीचर है जो सब में कॉमन है, और वही फंडामेंटल फीचर है जो हम लोग आगे पढ़ने वाले। डिफाइनिंग फीचर नहीं कहा इन्होंने, फंडामेंटल फीचर बोला है। एक्सेप्शंस होंगी इनमें, है ना। तो फंडामेंटल फीचर का मतलब है थिंग्स विच हैव एक्सेप्शन, राइट, विद एक्सेप्शंस, राइट। ये हम पढ़ते हैं, जहाँ एक्सेप्शन है वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है। इन्हीं फीचर्स को हमने नीचे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जिस फीचर की हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक सेलुलर लेवल होता है, एक टिश्यू लेवल होता है और ऑर्गन लेवल होता है। तो इसका क्या मतलब है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? गो टू द नेक्स्ट पेज, देखो खाली पेज का है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि हो सकता है किसी की बॉडी बहुत सिंपल हो, तो उसको हम कहेंगे सेलुलर लेवल। सेलुलर का मतलब ही होता है कि सेल। तो किसी की बॉडी देखो मल्टी सेलुलर है ना, तो एक सेल मत इमेजिन करनी ना, वो सिर्फ बैक्टीरिया है और प्रोटिस्टाज है। एनिमल किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेलुलर लेवल तो रखते ही होंगे, यानी कि डिफरेंट सेल्स है। तो ये सारे के सारे सेल्स है, हर सेल का अपना फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, वन सेल इज बिजी विद डाइजेशन, लेट्स से ये वाले सेल सारे डाइजेशन करेंगे। ठीक है, बी वाले सेल लेट्स से एब्जॉर्प्शन में बिजी है, यानी खाना एब्जॉर्ब करूंगा।
ये वाला सेल लेट्स से बिजी है एक्सक्रीशन में, तो सेल अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं ना, है तो गुच्छे में पड़े लेकिन अपने अपने तरीके के फंक्शन कर रहे हैं। इसको कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझिए? यो मैम। कैटेगरी है दैट इज टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल कुछ नहीं है यार, किसी किसी में टिश्यू बनने स्टार्ट हुए हैं। अभी ना हम बहुत यंग स्टेज पे हैं, अभी हम लोग एनिमल किंगडम स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो अभी हम उन ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं जिसकी बॉडी भी सिंपल है। तो किसी किसी में थोड़े थोड़े टिश्यू बनने लगे हैं, जैसे ब्रेन बना नहीं है लेकिन गैंग्लिया बन गया, छोटे थोड़े न्यूरॉन्स बन गए, 2-3 न्यूरॉन है जो पूरी बॉडी में सप्लाई हुए हैं। हार्ट नहीं बन रहा लेकिन छोटे छोटे चेम्बर बनने स्टार्ट हो गए, तो वो हो गया टिश्यू लेवल कि सेल्स एग्रीगेट करके एक जैसा काम करने लग गए हैं। सो व्हाट इज अ टिश्यू? अ टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल्स Group of cell. ग्रुप ऑफ हैविंग कॉमन एंसेस्टर। याद रखना, एंसेस्टर कॉमन होता है इनका। अगर एंसेस्टर कॉमन नहीं है वो टिश्यू नहीं है। मे और मे नॉट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। अब ये भी एक चीज होती है, हम ये कहते हैं ना टिश्यू वो जो सिमिलर फंक्शन करते हैं, गलत कहते हैं हम। ये टिश्यू वो है जिसमें कॉमन एंसेस्टर है, यानी कि ये कोई एक सेल होगा कभी यार, ये एक सेल ने डिवाइड कर करके अपने आसपास एक सारे सेल्स का गुच्छा बना लिया। ठीक है, तो इसने बहुत सारी माइटोसिस करी और अपने आसपास सेल्स का गुच्छा बना लिया। ठीक है, मैं इसको बोलूंगी टिश्यू। हो सकते हैं सारे एक ही काम करते हो, ठीक है, तो मैं बोल दूंगी कार्डियक सेल है। ठीक है, सारे सेल्स मिलके दिल का धड़कना और करना करते हैं, राइट। लेकिन ये अलग अलग काम भी कर सकते हैं। कार्डियक सेल के अंदर एक SA नोड होती है, अगर थोड़ा सा भी दिल याद है भाई, SA नोड सिर्फ इम्पल्स जनरेट करती है और कुछ नहीं करती है। ये भी तो ग्रुप ऑफ सेल्स है ना जो अलग काम कर गया, राइट। तो टिश्यू एक जैसा काम भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। बात समझ आई? यो थर्ड आ जाती है ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन डेवलप होने स्टार्ट हो गए, तो एक किसी का सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हुआ है पर नर्वस सिस्टम अभी ढंग से डेवलप नहीं हुआ, तो ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में भी एक और आगे आती है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। इसका क्या मतलब होता है कि एक ऑर्गन सिस्टम दूसरे ऑर्गन सिस्टम के साथ मिल के काम कर रहा है। जैसे तुमने सांस ली तो कौन सी गैस अंदर गई? ऑक्सीजन ऑक्सीजन को कौन पकड़ लेगा हमारी बॉडी के अंदर? RBC cell, hemoglobin. आरबीसी ब्लड में। अब वो आरबीसी चाहती है कि तुम्हारा ऑक्सीजन ब्रेन तक जाए और वो चाहती है तुम्हारे घुटनों तक जाए, तो वो ट्रेवल के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कौन है तुम्हारी बॉडी का वो पंप? हार्ट है ना तुम्हारी बॉडी की मोटर। जैसे घर पे मोटर चलाते तो पानी चलता है ना ऊपर, तो हार्ट। माइक बंद करो, सारे शोर आ रहे हैं। तो देखो, तुम्हारा जो तुमने सांस अंदर ली वो तुम्हारे लंग्स में गई, तो ये तुम्हारा हो गया कौन सा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन तुम्हारे दिल तक गई और उसने पूरी बॉडी में भेज दिया, तो कार्डियक सिस्टम। तो तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कार्डियक सिस्टम से कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहा है ना, मिलके काम कर रहे हैं दोनों। बहुत एडवांस फीचर है जब ऑर्गन एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। समझ आई? यो मैम। ये हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ नहीं, जब इसको पढ़ोगे एग्जैक्टली सेम बात लिखी है। जहां पर भी एग्जांपल्स है अभी के लिए छोड़ दो, धीरे धीरे समझ आएगा। ठीक है, क्लियर? यो मैम। राइट। अब देखो, एक होता है बॉडी का प्लान। बॉडी प्लान कैसा है? जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है बहुत ही सिंपल, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारा ग्रुप आएगा पॉरीफेरा, उसमें आएगा कि आपके सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, सारे सेल इकट्ठे हो के पड़े हैं बॉडी में और अपना अपना काम कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान। ठीक है, तो सेल एग्रीगेशन मतलब है कि सब सेल बड़े हैं, अपना अपना टाइप का काम कर रहे हैं। तो पूरी बॉडी सिर्फ सेल के गुच्छों से बनी है और हर सेल अपने काम में बिजी है, दैट इज सेल एग्रीगेशन। ब्लाइंड सेक क्या होता है? ब्लाइंड सेक का मतलब होता है शरीर में ओपनिंग बनना। देखो इस चीज को ध्यान से समझना, क्योंकि मेरे को पता नहीं तुम्हें कितना पता है ये वाली बात। ये कहाँ गया? देखो, जैसे तुम्हारा ये माउथ है, माउथ है, ये माउथ की ओपनिंग है, ठीक है। तो माउथ से ना एक सिंपल पाइप जाती है नीचे, तभी ऐसे सिंपल पाइप जाती थी, जब बनती है ना बॉडी कुछ ऐसे बनती है, सिंपल पाइप जाती है, फिर लास्ट ओपनिंग बनती है, इसको अपन बोलते हैं एनस। एनस बाहर निकलता है ना। यूरिनरी सिस्टम अलग होता है, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह लगा होता है वो अलग है। ये है तुम्हारा मेन सिस्टम, इस पूरे को हम बोलते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल। यो तुम्हारी एलिमेंट्री कैनाल बीच बीच में मॉडिफाई होती है, यहाँ पे बना देगी वो लेट से स्टमक, ठीक है, फिर नीचे बना देगी लेट से यहाँ पे इंटेस्टाइन, ठीक है, ये उसने इंटेस्टाइन बना ली, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फाइनली उसने एक्सक्रीटरी सिस्टम बना दिया है ना। तो इसी तरीके से बॉडी पूरी बनती है। ये बात आती है सबको समझ?
कोई भी एडवांस ऑर्गेनिज्म है ना, उसमें कुछ ऐसा होगा। तो सबसे सिंपल वो जिसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें वो सेल सेल है, ऐसे सेल 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 ऐसे मिलके बनी है। इस बॉडी प्लान को मैं कहूंगी सेल एग्रीगेशन। क्या बुलाऊंगी मैं इसको? सेल एग्रीगेशन। सेकंड वाला है ब्लाइंड सेक या ट्यूब विद इन ट्यूब। तो ब्लाइंड सेक का मतलब होता है वो वाला बॉडी प्लान जिसमें, ध्यान से देखना, एक ओपनिंग बनी, ये पाइप नीचे आई लेकिन नीचे से बंद है, दूसरी ओपनिंग है ही नहीं। सो दिस इज योर माउथ भी यही है एंड एनएस भी यही है। जैसे तुम्हारे घर में ग्लास है, पानी पीते हो ना ग्लास में, मैं दिख रही हूँ ना सबको? जैसे ग्लास है ना? अरे तो ना ये बहुत ही कष्ट है जीवन में कि मैं ब्लर कर देती हूँ स्क्रीन तो कुछ दिखता नहीं है। तो मेरे पीछे का टीवी दिख जाएगा। ओह ये तो इजी। देखो जैसे ग्लास है ना, तो ये ओपनिंग है तो खाना यहाँ से आएगा, फिर ये नीचे से बंद है ना, नीचे तो नहीं जाता। तो ये है ब्लाइंड सेक अरेंजमेंट। ऊपर से खाना आया, अगर वेस्ट मटेरियल बाहर, पानी मैंने इससे डाला ना, अगर मुझे बाहर पानी निकालना तो भी यहीं से निकालूंगी ना। तो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज ब्लाइंड सेक, कि आगे रास्ता बंद है, एक ऐसा पाउच जिसमें एक तरफ से रास्ता बंद है। ब्लाइंड मतलब बंद, सेक मतलब बोल, राइट? तो ब्लाइंड सेक अरेंजमेंट मतलब सिर्फ एक ओपनिंग होना, वन ओपनिंग। ओके, सॉरी लोग, अगली वाली भी समझा देती हूँ। तो नेक्स्ट वाली कौन सी है? नेक्स्ट अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब के अंदर ट्यूब। जैसे ये मान लो ये एक ओपनिंग दिख रही है तुमको, खाना यहाँ से अंदर जाएगा, ठीक है? और ये ओपनिंग है जहाँ से खाना बाहर निकल जाएगा। जैसे खाना है, मान लो यहाँ से अंदर गया और दूसरी तरफ से बाहर निकल रहा है, तो जिसमें दो होल्स होते हैं, एक माउथ का काम करता है, एक एनएस का, उसको हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। समझ आए? इतना ही सहता, कुछ भी नहीं था ये। अब तो बैकग्राउंड हम दूसरा लगाएंगे। चलो इतनी सी बात थी और कुछ नहीं। सो ये हमारी जिसमें वन ओपनिंग होती है उसको अपा क्या बुलाते हैं? ब्लाइंड सेक। हाँ, अंधा रास्ता। ब्लाइंड से याद रखना है, एक ओपनिंग बंद, और लास्ट वाला जो हमारा ट्यूब विद इन ट्यूब, जो हमारी बॉडी में भी होता है, ठीक है, जिसमें कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, राइट? क्लियर? यो मैम। वो क्वेश्चन ये है कि, हाँ बेटा, पर मैंने लेट कि बेटा तेरी आवाज नहीं आ रही। हम लोग एनिमल किंगडम कर रहे हैं। आई थिंक तुमने लेट ज्वाइन किया, ये बोला। यस मैम। एनिमल किंगडम कर रहे हैं, अब हम उसके फीचर्स कर रहे हैं, ठीक है? ओके मैम। नेक्स्ट इज, क्वेश्चन ये है कि ट्यूब विद इन ट्यूब तो ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब में मतलब वन माउथ एंड वन एनएस। वन एनएस, ये तो ठीक है। पहले बताओ, मुर्गी पहले आई या अंडा? माउथ पहले आया या एनएस? अगर मैं ये बात करूं माउथ पहले आया या एनएस, इसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देखो कैसे, बहुत सिंपल सा है। हम कहते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन याद है, अभी तुम रिवाइज करोगे ना इस हफ्ते, तो तुमको और आसानी हो जाएगी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन तुमको थोड़ा सा भी याद है तो तुमको इतना पता होगा कि ऐसे एक सेल बनता था जिसे हम कहते थे एपिब्लास्ट। यो मैम। फिर वो क्या करता था कि आउटर है, जैसे एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म ने अंदर की तरफ मूव करना है और एक छोटा सा पाउच बनाना था। पहली कैविटी बनाते हैं आर्केंटिरॉन, कभी सुना हो? चलो तुम्हें नहीं भी याद है, सब छोड़ो, सब छोड़ो। इतना याद है कि छोटे से सेल की कैविटी बनती थी, फिर सेल की कैविटी अंदर को जाती थी और ये पहला होल बनता था। तो बॉडी में सबसे पहला जो होल बनता है उसको हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। दिस इज अ ब्लास्टोपोर, फर्स्ट होल इन बॉडी। सबसे पहले ब्लास्टोपोर बनता है। अब ये वो रास्ता होता है जिसके थ्रू ना तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स अपनी जगह, जैसे जब मैं बनी थी, मैं मदर के वूम में थी, तो मैं बस ये सेल का गुच्छा था, यहाँ पे एक स्पेस बनी, ये इसको मैं कहूंगी ब्लास्टोपोर। अब जिन सेल्स ने मेरा ब्रेन बनाना था और मेरी एपिडर्मिस बना रही थी, वो इस ब्लास्टोपोर से ट्रेवल करके बाहर आए और ऊपर वाली लेयर में चले गए, ठीक है? जिन्होंने मेरे ऑर्गन बनाने थे वो अंदर ही रहे, ठीक है, बीच में अंदर, बिल्कुल अंदर रहे। और जिन्होंने ब्लड वगैरह बनाना था वो यहाँ पे इस लेयर पे आ गए, बीच में आ गए। 3 जर्म लेयर बना दी उन्होंने। तो ब्लास्टोपोर पहला छेद है। अब अगर ब्लास्टोपोर, ये ब्लास्टोपोर ऐसे है, इन फ्यूचर अगर ये मेरा माउथ बना दे तो मैं उसको कहूंगी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोम्स। तो प्रोटोजोम्स वो होते हैं जिसमें ब्लास्टोपोर क्या बनाएगा, क्या बन जाएगा, चेंज इनटू माउथ। तो फर्स्ट जिसमें मुंह बना वो ब्लास्टोपोर है, और जिसमें यही जो होल है एंड में चेंज होके बनाते सबसे पहले एनएस, तो उनको बोलते हैं हम डेट्रोजोम्स।
ठीक है, डेट्रोस्टोम्स नहीं है, डेट्रोजोम्स है। तो एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, देखो होल वाली बात हो रही है, ऐसे ऑर्गेनिज्म में जिसमें पहले माउथ बना है उसके बाद एनस बनी है उनको कहते हैं प्रोटोजोम्स। जिनमें पहले एनस बना है उसके बाद माउथ बना है उनको कहते हैं डेट्रोजोम्स। हम कौन है? प्रोटोजोम प्रोटोजोम हम डेट्रोजोम प्रोटोजोम ह्यूमन है बेटा, ह्यूमन। एनएस पहले बना है, अब तो नहीं भूलेगा। नो मैम इमेजिन करना थोड़ा मैम एक्सप्लेन कर दो प्लीज। कि हमारी बॉडी में दो होल है, एक माउथ है एक एनस है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में पहले माउथ बनता है फिर एनस बनता है उनको हम कहते हैं प्रोटोजोम्स। और जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पहले एनस बनता है फिर माउथ बनता है उसको कहते हैं ड्यूट्रोजोम्स। तो हम हैं डेट्रोजोम्स। ये मैम। यो राइट, डन, ये वाला पार्ट डन। यो लिख लिया, thumbs up कर देना। लिख रहे हो तो लिख लो, बस मेरे को चैट में लिख दो। डन। हमने स्टार्टिंग में ये टॉपिक्स कैसे किए थे? क्या? स्टार्टिंग कैसे की? हाँ, यही टॉपिक डिस्कस करें। थोड़ा सा मिस हुआ तेरा। कल लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख लियो ना, उसमें स्टार्टिंग का पार्ट देख लियो 15-20 मिनट का। ओके तो काफी सारा है ना, मैं बैक तो नहीं जा पाऊंगी। हाँ जी बेटा जी जान। नोट्स भी तभी बनेंगे ना फिर। हाँ। नहीं नहीं, नोट्स कब की क्यों बनेगी? 2 पेज छोड़ दे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 2 पेज छोड़ और आगे बना है तो नोट्स तभी बनेंगी। अच्छा, ये लिख लेना, प्रोटोजोम और डेट्रोजोम। सीधा पूछ लेते हैं कौन डेट्रोजोम्स, कॉर्डेड नॉन कॉर्डेड, फंसा देते हैं। तो पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल में कराऊंगी जब हम फाइलम करेंगे, अभी दिमाग नहीं खपाएंगे, अभी तुम प्रोसेस समझो। देन यो नेक्स्ट, फटाफट बना लेना। कलरफुल में मत करना, बाद में कलरिंग कर लेना, अभी टाइम नहीं लगेगा। आइए, चलिए, ऑर्गन सिस्टम हो गया। अब देखो, ये तो सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया। इसके बारे में इंफॉर्मेशन उन्होंने खास दी नहीं है, जो ये मैंने पढ़ाया ना ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ये तुमको ही बनाना पड़ेगा। अब देखो, अभी बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, ठीक है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होगा? तुम्हारे में आर्टरी और वेन होती है, यो मैम हाथ पे या नस पे तुमको ये कलर यो आर्टरी है या वेन? मैम वेन। कैसे पता? जब इंजेक्शन लगाते हैं वो क्या बोलते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन, है ना? इंजेक्शन हम लगाते हैं सीधा वेन के अंदर। तो जो तुम्हारी बॉडी में ऊपर ऊपर है ना, ये सब वेन है। आर्टरी कहाँ होती है? अंदर, तुम नहीं छू सकते उसको, वो अंदर है। लेकिन कभी कोई बोलता है ना बड़ी डीप नस कट गई है, वो कहना ये चाहता है कि टिश्यू की पूरी लेयर कट करके अंदर आर्टरी कट गई है। आर्टरी से ब्लीडिंग नहीं रुक पाती है। आर्टरी कट जाए तो बहुत ज्यादा डर होता है, क्योंकि आर्टरी में ब्लड भागता है ऐसे बिल्कुल स्पीड में, ठीक है? तो बड़ा बेसिक फर्क है कि जो ब्लड वेसल्स होती है अपने पास, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी है। हम कार्डियक सिस्टम में इसको बहुत डिटेल में करेंगे, तो मैं यहाँ ज्यादा दिमाग नहीं कर पा रही। मैं ये तुमको बता रही हूँ कि अगर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है किसी में, तो हम उसको कहते हैं कि उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, मैं हार्ट की बात ही नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ आर्टरी है या वेन है या नहीं, ठीक है? हार्ट की बात ही नहीं कर रही। तो अगर किसी के पास ब्लड वेसल्स है तो मैं उसको कहूंगी उसका सर्कुलेटरी सिस्टम है क्लोज टाइप का, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में जितना खून है ना वो आर्टरी और वेन में ही घूमता है, ठीक है? इसलिए अगर तुमको माइनर सा स्किन पे कट लग जाए, उसके बाद वो उसी टाइम हील हो जाता है ना, ज्यादा खून तो नहीं निकलता। खून निकलना तब बंद नहीं होता जब ब्लड वेसल कटती है, राइट? तो ये थोड़ा बहुत जो खून सा निकलता है दैट इज नथिंग, बस थोड़ा सा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है और थोड़ा सा यहाँ पे टिश्यूज की ब्लड सप्लाई होती है। तो तुम्हारा कोई मेजर कट नहीं होता, इसलिए वो हील भी हो जाता है। तो ऑर्गेनिज्म जो थोड़े एडवांस है उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है? क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे लिखती हूँ, सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कल है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसमें फॉर एग्जाम्पल एक हार्ट जैसा चैम्बर है, मान लो एक हार्ट है, ठीक है? ब्लड यहां से लेट से आया, क्लियर? लेकिन ना पूरा ऐसे नेटवर्क नहीं बना हो, कैपिलरी होगी टिश्यू में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े बड़े कंपार्टमेंट में चला जाता है ब्लड, साइनसिस कहते हैं इसको, साइनसिस। यहाँ पे सारा ब्लड आएगा, थोड़े पैसेज के बाद सारे टिश्यू यहाँ से ब्लड ले जाएंगे, फिर आगे जाके थोड़ा सा पाइप लाइक बनेगा, थोड़ी सी वेन लाइक बनेगी, लेकिन फिर से इसमें दोबारा से ऐसे साइनसिस होगी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें इट्स लाइक, देखो तुम सबके घर में नलका है, नलका चलाते हो पानी आता है। यो मैम अगर तुम बहुत उन एरिया में जाओ जहाँ अच्छी से प्लम्बिंग नहीं है, वहां पे क्या होता है, सारे पानी भरने कुआं जाते हैं, कुएं के पास, वहां से लाते हैं पानी।
होता है ना, तो जिनके पास ये कुएं वाला सिस्टम है ना कि साइनसेस है, बड़े बड़े चेम्बर है जहाँ पे ब्लड है, तो किसी भी ऑर्गन को, टिश्यू को ब्लड चाहिए ना, वो चेम्बर से आके लेके जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वाले ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कि उनके पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ओपन हाँ, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एडवांस कौन सा लग रहा है, ओपन या क्लोज? क्लोज बात समझी? यस मैम सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का, एक ओपन टाइप का, एक क्लोज टाइप का। क्लोज टाइप का जिसमें सारे आपको ब्लड वेसल्स दिखाई देगी, ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू सीरीज ऑफ वेसल्स, आर्टरी हो, वेन हो या कैपिलरी हो, ठीक है। ओपन टाइप में ऐसा होगा नहीं, वहां पे आपको क्या मिलेंगी, गेट साइनसेस, साइनसेस विल फाउंड, ठीक है। और साइनसेस होती कुछ नहीं है, चेम्बर्स होते हैं, समझ आई? समझ आया? यो मैम। अबे समझ आ रहा है या नहीं, पढ़ाने का फायदा? आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं सिमेट्री। मेरे को बताओ, मक्खन काटा है किसी ने बढ़िया से? यो मैम। भाई पराठे खाने का मन करिए। एक वर्ड होता है एक्सिस और एक वर्ड होता है प्लेन। मतलब क्या है इसका? अच्छा, स्कूल में टेस्ट ट्यूब क्या होती है वो यार, अरे उसे क्या कहते हैं, अरे मैं भूल गई, अरे पा, अरे वो क्या होती है जिस पे वो बनाते हैं, सारे स्पेसिमेन लगाते हैं, जिस माइक्रोस्कोप में देखते हैं, क्या बताते हैं? स्लाइड, है ना। तो एक्सिस क्या होती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं धरती बना देती हूँ, तुम ये लो, अर्थ बना दी मैंने, भाई इसको किस एंगल में मैं काटूं, मैं कैसे बताऊं कि कौन सा देश कहाँ पर है, मुझे लाइनें लगानी पड़ेगी, पर किस रिस्पेक्ट में लाइन लगाओ ना, कहीं भी लाइन लगा दूं, तो हम क्या करते हैं, एक सेंट्रल पॉइंट लग दो, है ना। जैसे सेंटर ऑफ इनर्शिया भी तुम कहते हो, चलो वहां नहीं जाते, एक सेंट्रल पॉइंट रख दो, तुम कहते हो भाई ये सेंट्रल पॉइंट है, अब कोई भी लाइन यहाँ से काटो और इस डब्बे को, इस गोले को डिवाइड कर लो, ऐसे करते। सो व्हाट इज एन एक्सिस? अगर मैं बोलूं एक्सिस क्या है, एक्सिस इज नथिंग, जो बॉडी के सेंटर से होती हुई लाइन जाती है इमेजिनरी, उसको एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज एक्सिस? लाइन which passes from center. passes from center of body। अभी हम बॉडी बोलेंगे क्योंकि हम बायोलॉजी की में बात कर रहे हैं ना, जूलॉजी में। तो लाइन विच पासिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉडी, ठीक है जी। लाइन कैसी है, ये इमेजिनरी लाइन है, ये ऐसे सच में थोड़ी जा रही है मेरे बॉडी से कोई लाइन, है ना, कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे सेंटर से लाइन डाल रही हूँ। मेरी बॉडी की एक्सिस कैसे पता चलेगी, तुम्हारी जो नाभि होती है, तुम्हारी बेली बटन होता है, उससे, दैट इज पॉइंट ऑफ सेंटर। सबकी जो पॉइंट ऑफ सेंटर है तुम्हारा नाभि है, इसको कहते हैं ना कि यहाँ से सारी नसें कनेक्टेड होती है, यही से तुम्हारी एपिडर्मल कॉर्ड भी कनेक्टेड होती है, ये तुम्हारी बॉडी का सेंटर है, हम सबकी। तो यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन मेरे सेंटर से जा रही है, ठीक है, तो वो जो इमेजिनरी लाइन है दैट इज एक्सिस, लाइन है एक्सिस। अब तुम लाइन हटाओ, हाँ भाई सॉरी बेटा मैंने देखा नहीं, बोलो नैन्सी। नैन्सी तुम्हें पनिशमेंट मिली है, हाथ खड़े करके बड़ी अच्छा, अब तुम उठाओ अपनी, क्या कहते हैं ये, स्लाइड, ठीक है, स्लाइड वाला एग्जांपल है ये। तुम स्लाइड उठाओ और तुम स्लाइड से काटो। अब देखो ये मेरी सेंट्रल एक्सिस है, मैं एक स्लाइड लूं और उससे अपनी बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं इमेजिनरली, तो मैं उसको कहूंगी प्लेन। तो प्लेन क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस होता है जिसके थ्रू किसी सब्जेक्ट को काटते हो, जैसे तुम्हारा बटर, तुम बटर को किससे काटते हो? नाइफ। हाँ, जो तो तुम्हारा नाइफ है ना, दैट इज अ प्लेन, वो एटलीस्ट प्लेन सरफेस ही होता है, नाइफ तो सीधा ही सही होता है, राइट। तो जो तुम्हारे ये प्लेन सरफेस है ना, जो किसी बॉडी को उसकी एक्सिस के अराउंड काट रहा है, ऐसे काटे कहीं भी काटे, सेंट्रल पॉइंट से होके जाना चाहिए। तो अगर ये सेंट्रल पॉइंट है तो मैं चाहे ऐसे काटूं, चाहे मैं इसको ऐसे काटूं, लेकिन मैं एक प्लेन सरफेस से काटूं, तो प्लेन सरफेस से काटूं तो उसको प्लेन बोलते हैं। समझ आया एक्सिस और प्लेन में फर्क? यो मैम। अगर मैं सिमेट्री बोल दूं, भाई सिमेट्री दो अपने को कितनी करनी है, तीन टाइप की करनी है। तो इफ ऑर्गेनिज्म को मैं डिवाइड कर दूं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, भाई ऑर्गेनिज्म कैसे मिलेंगे मुझे, तीन टाइप के, एक होंगे पहले तो एसिमेट्रिकल, कहते काट के दिखाओ, एक जैसे कटेंगे ही नहीं। फिर होते हैं हमारे पास रेडियल सिमेट्रिकल, और सबसे एडवांस वाले हमारे पास बाइलेटरल है। काइनोडर्म पढ़ाऊंगी तो इसमें से एक क्वेश्चन है जो मोस्टली रिपीट होता ही रहता है नीट में, ठीक है। रेडियल सिमेट्री। एसिमेट्रिकल का बात है कहीं से भी काटो तुमको कोई भी दो प्लेन सेम नहीं मिलेंगे, जैसे मान लो ये ऑर्गेनिज्म है,
दिख रहा है तुमको? ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है बेटा, ये इसका सेंटर, एक तो सेंट्रल पॉइंट नहीं मिल रहा है इसका, चलो मैं मान लूँ, इसको भी बना लेती हूँ मैं सेंट्रल पॉइंट। अब अगर मैं इसको इमेजिनरीली ऐसे काट दूं इस तरीके से, तो ये मेरी होगी लेफ्ट साइड और ये मेरी होगी राइट साइड, क्या दोनों सेम है? यहाँ पे अलग से स्टाइल है, यहाँ पे अलग सा साइड है। अच्छा ऐसे नहीं है दे सेम, कोई बात नहीं, मैं दूसरे एंगल से काट के देखती हूँ। अच्छा इसको मैं अगर ऐसे काट दूं सेंटर से बिल्कुल, क्या दो एक दूसरे के सेम है लेफ्ट एंड राइट? अब ये लेफ्ट है और ये राइट है, सेम है? नो मैम, नो मैम। तुम किसी को काट रहे हो, जब तुम किसी भी ऑर्गेनिज्म को काट रहे हो सेंट्रल से, दो जो रीजन बन रहे हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, एक दूसरे के लिए सेम ही नहीं है, तो उस ऑर्गेनिज्म को कहेंगे एसिमेट्रिकल। इसको नहीं काट सकते भाई, समझ आई? यो मैम। रेडियल सिमेट्रिकल क्या होता है? रेडियल सिमेट्रिकल का क्या है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। रेडियल सिमेट्री का ये एग्जांपल है, इधर देखो, मैं और पिक्चर्स नहीं कराना चाहती, तुम इसी से समझो कि तुम्हें आनी भी यही है। जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, नाम जानने की अभी जरूरत नहीं है, आएगा हम सब करेंगे, ठीक है जी। ये ऑर्गेनिज्म है, ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है, ब्लू कलर से यो मैम। देखिए ब्लू कलर से यो ये central axis है इसकी, ठीक है। अब मैंने ये देख रहे हो तुम, टेस्ट ट्यूब जैसा ही, सॉरी क्या कहते हैं उसे, स्लाइड जैसा ही, प्लेन। हाँ ये स्लाइड जैसा, तो मैं इसको कहूंगी प्लेन। तो अगर मैंने इसको प्लेन लिया और इसको मैंने ऐसे काटा, तो ध्यान से देखना, अब मैं जब इसको काट रही हूँ तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा तो बेहतर है, ना समझ आए तो मुझे बताना। ये मैंने काट दिया प्लेन से इस एंगल में, ठीक है। तो देखो ये इसकी लेफ्ट साइड होगी, ये इसकी राइट साइड होगी, क्या लेफ्ट एंड राइट साइड सेम सेम सी लग रही है? यो मैम। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट साइड सेम सेम सी लग रही है, इसे हटाते हैं। चलो इसको इस प्लेन से काट देते हैं ऐसे ऐसे। अब क्या लेफ्ट एंड राइट साइड सेम सेम है? यो मैम। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेंटर से काटने पे किसी भी तरीके से काटोगे ना, तो लेफ्ट और राइट साइड सेम सेम हो जाएगी, उनकी सिमेट्री हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, समझ आया? पर शर्त ये है कि सेंटर से जानी चाहिए, ये यो मैम। अच्छा। तो बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है? बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है बहुत सिंपल, एक ऑर्गेनिज्म है जिसको तुम सेंटर से काट रहे हो, बढ़िया बात है, काट दो, काट देते हैं, ये काट दिया मैंने सेंटर से, ये इसकी लेफ्ट साइड है, ये इसकी राइट साइड, क्या सेम सेम है? यो मैम। मैंने सेंटर से काटा, दो साइड सेम सेम है, लेकिन अगर मैं अब इसको ऐसे काट दूं, क्या भाई ये सेम सेम बनेगा? ये होगी इसकी, रुको रुको, ये इसकी होगी लेफ्ट, ये होगी इसकी राइट साइड, देख के बताओ क्या लेफ्ट और राइट साइड सेम सेम है? नो मैम। यहाँ पे आधा हाथ आ रहा है, यहाँ पे तो ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स आ गए, इक्वल डिवीजन नहीं हुई ना, यहाँ पर ये एक आ गया, ये तो इक्वल सी डिवीजन नहीं आ रही। तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है कि ऑर्गेनिज्म को तुम सिर्फ एक ही प्लेन में काट सकते हो, इससे ज्यादा प्लेन में काटोगे तो इक्वल साइड्स नहीं आएंगे, उसे हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। जैसे तुम अपनी बॉडी इमेजिन करो और तुम मुझे बताना तुम्हारी सिमेट्री क्या है, खुद से सोचना। तो ये मेरी सेंट्रल बॉडी है, बाइलेटरल। मैम बाइलेटरल है हमारी। यस मैम बाइलेटरल। अगर ये मेरी सेंट्रल बॉडी है तो सेंट्रल एक्सिस से कट कर दिया, ठीक है, ये लेफ्ट साइड हो गई, ये राइट साइड हो गई फॉर एग्जांपल, तो एक दूसरे के सिमिलर सिमिलर है, एक आंख आधा मुंह आ गया, एक बाजू यहाँ आ गई, इधर भी सेम सेम आया, तो ये सिमिलर सिमिलर है। अब अगर इमेजिनरीली तो मुझे टेढ़ा सा कट करो, सेंटर से होके जा रही है लाइन, लेकिन तुमने टेढ़ा काट लिया, क्या लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होगी? नो मैम। कौन सी सिमेट्री हुई? एसिमेट्रिकल। बाइलेटरल। सिमेट्रिकल तो वो होता है जिसमें तुम किसी भी एंगल को देख सकते बाइलेटरल सिमेट्री। हो। तो हम क्या हो गए? बाइलेटरल पहले तो मैं मैम रेडियल सिमेट्री दोबारा एक्सप्लेन करो। बाइलेटरल सिमेट्री समझ आ गई? यो रेडियल सिमेट्री इज कि अगर मैंने एक ऑर्गेनिज्म को सेंटर से काटा तो वो लेफ्ट और राइट इक्वल, लेफ्ट और राइट में चेंज हो गया, है ना, ये देख इक्वल इक्वल बन गया लेफ्ट और राइट, राइट। अगर अब मैंने इसको इस एंगल से काट दिया, देख ये काटा है इन्होंने, डब्बा दिख रहा है? अगर इसने ऐसे काटा ना, तब भी लेफ्ट साइड और राइट साइड एक दूसरे के सिमिलर है, तो ऐसी वाली सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। मतलब बस सेंटर से जानी चाहिए, किसी भी एंगल में काटेगी ना, दो इक्वल पार्ट बन रहे हैं, वो रेडियल है। बायलेटरल में सिर्फ एक बारी दो इक्वल पार्ट बनेंगे, उसके बाद किसी और सिमेट्री से काटोगे नहीं बनेंगे, समझ आया? यो मैम एक्सक्यूज मी। बोलो बोलो बोलो। जैसे कि आपने बताया कि अगर हम अपनी बॉडी को किसी एंगल पे काटेंगे तो फिर उसमें तो मतलब बॉडी की पार्ट सेम नहीं आएंगे, तो उसको एसिमेट्रिकल नहीं बोलेंगे? नहीं,
जब हम अपनी बॉडी को सेंटर से अगर मैं काटूं, ये देख, यहाँ से अगर काटूं तो यस मैम। देख के बता ना, ऐसे नहीं, उससे मत बोल, देख के खुद ही बता। अगर मैं यहाँ से काट दूं तो क्या मेरी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल इक्वल नहीं है देखने में? मैम तब तो बाइलेटरल आ जाएगा। हाँ तो बायलेटरली तो बोला मैंने। तो अगर किसी एंगल, जैसे आपने आपने बोला कि अगर हम साइड से काटेंगे तो एसिमेट्रिकल ही आएगा। अगर हम साइड से काटेंगे और कोई एंगल नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार काट रहे थे सेंटर से तो आ रहा था, ऐसी सिमेट्री को बायलेटरल बोलते हैं। एक बार एक डायरेक्शन में तुम काट सकते हो और किसी में नहीं काट सकते। एसिमेट्रिकल में तुम किसी डायरेक्शन में नहीं काट सकते। अगर मैं ऐसे भी काटती और सिमिलर ना आता तो मैं कहती मैं एसिमेट्रिकल हूँ। समझ आया? समझ आया Yes, ma'am. प्रीति? Ma'am. समझ आया प्रीति या नहीं? मैम जैसे कि आपने बताया है कि अगर हम अपने शोल्डर से काटेंगे तो भी उसको बाइलेटरल ही बोलेंगे। मैम ये केसेस हाँ। डिफरेंट कर रही है उसमें उलझ अरे उसमें उलझे, कोई बात नहीं, क्या हो गया, एनिमल किंगडम तो है ही उलझने के लिए। देख बेटा, ये ऑर्गेनिज्म है, मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। माय फॉल्ट बेटा, ये ऑर्गेनिज्म है, दिख रहा है प्रीति? मैम अभी स्क्रीन नहीं शो। मैम अभी हो रही है। यस मैम। इसका सेंटर पॉइंट है बाबले का। इसको मैंने यहाँ से काटा, इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ? नो मैम। इट डजंट मैटर। पहली बार जब मैं फर्स्ट कट लगाया तो नो इक्वल पार्ट है ना, तो मेरे पहले कट में नो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है। लेट्स से मैंने ये कट किसी और डायरेक्शन में लगा दिया था, लेट्स से मैंने पहली बार ये कट ऐसे लगाया था, तब भी क्या डिवाइड हुआ इक्वल में? नो मैम। या ऐसे लगा दिया तब भी डिवाइड हुआ? नो नहीं हुआ। मैम। तो पहले कट से लेकर और कोई भी कट तक मैं जब भी लगाऊंगी कभी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, इसको बोलूंगी मैं एसिमेट्रिकल। ठीक, राइट? अब एक ऑर्गेनिज्म है जैसे कि मनुष्य प्रजाति। बेटा जब मैंने इसको पहला कट लगाया ना, इस एंगल में, प्लेन ऑफ सिमेट्री के एंगल में, ये टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, कहीं जा रही हो तुम? जब मैंने ऐसे कट लगाया था पहली बार तो लेफ्ट और राइट तो इक्वल बन रहे थे ना। यो मैम। फर्स्ट कट जब मैंने ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री के अराउंड लगा दिया, एक्सिस में लगा दिया, तो मैंने कहा इक्वल बने। इसके बाद अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में कट लगाऊं इक्वल नहीं बनते, तब मैं उसको बोलती हूँ दिस इज अ बाइलेटरल सिमेट्री। समझ आया? यो मैम। और अगर मैं पहले कट के बाद दूसरा कट से तीसरा कट से चौथा कट लगाती जाऊं फिर भी इक्वल ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, इन दैट केस इट इज अ रेडियल सिमेट्री। समझ आया? यो मैम। चलो, तो ये थी हमारी सिमेट्री। अरे कहाँ गया सिमेट्री? नेक्स्ट। सो ये होती है सिमेट्री का कॉन्सेप्ट, राइट? यही बात ये कर रहे हैं, एसिमेट्रिकल जिसकी सिमेट्री नहीं है, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री। चलो नेक्स्ट आती है हमारी डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो अब तुमको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। तो हमने किसी जमाने में पढ़ा था, जब हम लोग एनिमल का पार्ट कर रहे थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तब हमने पढ़ा था कि हमें जर्म लेयर बनती है। जर्म लेयर होती क्या है? जर्म लेयर्स आर नथिंग बट सेल्स दैट फॉर्म एंटायर बॉडी। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम क्या थे, हम सारे के सारे तो थे जाइगोट, है ना, 2n वाले। जाइगोट के बाद हम लोग कहीं जाके एम्ब्रियो बने, जिसमें थोड़ी सेल डिवीजन और माइटोसिस के सेल ऐड हुए, राइट? फिर हम लोगों में बनी जर्म लेयर। जर्म लेयर्स बनती है और जर्म लेयर फिर फाइनली एक ऑर्गेनिज्म को बनाती है। कुछ इसी तरीके से चलता है, ठीक है? सो ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर ऑर्गेनिज्म को हम कैसे कह सकते हैं, ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, करें इसकी बात? यो मैम। तो देखो, इसका पेज कहाँ गया? देखो, दो कैटेगरी को एग्जाम, देखो जर्म लेयर तो बनेगी, जर्म लेयर बननी तो एक कंपलसरी है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंशिएट होकर जर्म लेयर तो बनती है। इजी सा कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म में एक में बनी एक्टोडर्म, 3 जर्म लेयर होती है, अगर आपको थोड़ा सा भी याद है। जो सबसे बाहर वाली होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड और स्किन बनाती है, उसे क्या बुलाते हैं? एक्टोडर्म। ये पूछते हैं नर्वस सिस्टम का ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्म के सेल से बना है। फिर बीच में आती है मेसोडर्म। ये तो हमने पढ़ा है ना हमारी बॉडी में, तो उसी के रेफरेंस से समझा रही हूँ मैं, मेसोडर्म। फिर तीसरी आती है एंडोडर्म। सबसे थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट ना इस टर्मिनोलॉजीज में यही है, तो इसको आराम से करेंगे, ठीक है, लाइन टू लाइन। एंडोडर्म, 3 जर्म ले रहे हैं,
यो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें तीनों जर्म लेयर होगी अपन उन्हें क्या बुलाएंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लास्टिक, ट्रिपल वाली प्लास्टिक, है ना? क्लियर था ये तो? यो मैम। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक्टोडर्म है। अरे अरे कहाँ चली गई एक्टोडर्म? अच्छा लाइन नहीं बनाई मैंने, माय बैड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक्टोडर्म है, ठीक है। अच्छा उसके अंदर मेरी एंडोडर्म भी है, लेकिन बीच में मेसोडर्म नहीं है, तो खाली है। तो बॉडी में कुछ खाली नहीं होता, हर जगह कुछ ना कुछ होता है। लिक्विड जरूर होता है बॉडी के अंदर, मैंने समझाया था ना। तो बीच में कुछ लिक्विड सा है, लेकिन सेल की लेयर नहीं है, ठीक है, नॉन सेलुलर, ठीक है। तो मेसोडर्म नहीं है, तो कितनी लेयर है इसमें? एक सेल की लेयर और दो सेल की लेयर। तो इसे हम क्या बुलाएंगे? डिप्लोब्लास्टिक। इसे मतलब टू, है ना? समझ आया? यो मैम। ये तो ये एक्चुअल में इतना सिंपल था। देखो, एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर। एम्ब्रियो स्टेज में होता है ना, जब हम मदर की वूम में होते हैं तभी बनती है सारी लेयर, पैदा होने के बाद थोड़ी दिखती है। तो जब हम मदर की वूम में है तब अगर एक्सटर्नल एक्टोडर्म बन जाए और इंटरनल एंडोडर्म बन जाए, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्लियर? यस मैम। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में खाली स्पेस नहीं होती, वहां पे एक और लेयर होती है जो सेल की नहीं होती, जेली लाइक होती है। तो उस लेयर को हम बोलते हैं मीजोग्लाई। क्या बुलाते हैं? मीजोग्लाई। तो मीजोग्लाई भी कहते हैं, कुछ कुछ इसे मीजोग्लाई भी कहते हैं, तुम जो तुम्हारे को ठीक लगे बस याद रख लेना। क्वेश्चन क्या आता है इससे? इट्स नॉन सेलुलर, क्योंकि आसपास की बाकी लेयर सेलुलर है ना। तो ये सेलुलर है, सेल से बनी है, ये सेलुलर है, नीचे वाली भी सेलुलर है, लेकिन बस ये लेयर नॉन सेलुलर होती है, बस ये याद रखना। क्लियर? यस मैम। अगला पढ़ लेते हैं। Those animal in which the developing embryo के पास तीसरी जर्म लेयर भी है, that is mesoderm, in between ectoderm and endoderm, उसको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिंपल। क्लियर जी? देखो अब यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखना। आपकी सबसे भारी वाली लेयर एक्टोडर्म, ये वाली लेयर एक्टोडर्म, ये सेल्स हैं, ये जो ऐसे ऐसे बनाए सेल और बीच में न्यूक्लियस दिखा रहे हैं और कुछ नहीं। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो लिख लेना, दिस इज अ सेल एंड दिस इज अ न्यूक्लियस, नथिंग एल्स। ये एक्टोडर्म है, इसके अंदर एंडोडर्म है, बिल्कुल अंदर वाली लेयर एंडोडर्म है, ठीक है। और इसके बीच में मीजोग्लाई है, नॉन सेलुलर। तो ये क्या है, कैसा ऑर्गेनिज्म है? डिप्लोब्लास्टिक। इसमें देखो एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है, और बीच में एक और लेयर है जिसे हम कहते हैं मीजोडर्म, है ना? जो बीच में मीजोडर्म, दैट इज सेलुलर। तो ये हमारे हो गए डिप्लोब्लास्टिक, राइट? ये डायग्राम क्लियर? यो मैम। सिलोम का कॉन्सेप्ट करते पहले एक बार ना, थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं अभी तक कहाँ पहुंचे। तो सबसे पहले हम एनिमल किंगडम, सिमेट्री समझ नहीं आ रही है, रेडिकल कैसे बन रही है दो पार्ट? रेडियल सिमेट्री कैसे बन रहे हैं दो पार्ट? यस मैम, उसको हर एक एंगल को कटने पर उसके कहाँ बन रहे हैं दो पार्ट पूरे? चल एक काम करना, सिंपल सा काम करना, होमवर्क में एक चीज करके आना, डायग्राम बनाना रेडियल सिमेट्री का, ठीक है? सर्कल के सेंटर से बोल दो कि सर्कल के सेंटर से बार बार डिवाइड करके देख लो। मेरे तो बोलने से समझ नहीं आ रहा ना, जब चीजें ना समझ आए तो खुद से करके ज्यादा अच्छे से समझ आता है, ठीक है? तो एक काम कर, सर्कल से क्यों समझेगी जब एनसीईआरटी ने पिक्चर ये दी है, फिर वो बेचारी पेपर में जाके कंफ्यूज हो जाएगी, ये क्या पागल बने। कोई जरूरत नहीं सर्कल से करने की, तो इससे समझ। एक काम करना, कुछ नहीं करना आपको। कहाँ गया कंक्लूजन? हाँ, घर पे जाएगी ना जब क्लास के बाद, रेडियल सिमेट्री का जो डायग्राम है ना वो रेड कलर का, ये वाला, ये बावला डायग्राम है ना, हाइड्रा का डायग्राम है, इसको बनाना। ये लाइनें मत बनाइयो, प्लेन मत बनाइयो, तो सिर्फ ये डायग्राम बनाइयो, लेकिन एग्जैक्टली एंगल से नाप के बनाइयो। ये देख, ये वाला पॉइंट इसी का बिल्कुल पैरेलल आ रहा है, दिख रहा है? मैम। ये वाली आर्म इसके बिल्कुल पैरेलल आ रही है और सेंटर में सर्कल है, तो इसको नाप के ना एक बड़ा सा डायग्राम बनाइयो, ठीक है? पेन से बना, पहले पेंसिल से फिर पेन से बना के रखिए, ओके? मैम। ठीक है, कल ये डायग्राम बना के आइए, फिर कटवाते हैं खुद से, ओके? मैम। खुद से बनाइयो, फिर ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले हमने बात करा एनिमल किंगडम के जर्नल फीचर में, हमने बोला कि 3 मेजर फीचर है। एक तो खाना कैसा है, होलोजोइक। किस तरीके के है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर?
और तीसरा पॉइंट क्या था? क्या था लिखा? यूकैरियोटिक सेल। तो जिसमें ये तीनों फीचर होंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे कि ये होते हैं मेटाजोआ। दो टाइप के थे, यस एक था पैराजोआ एक बच्चा हाथ उठाए। में यूकैरियोट लिखा है। यूकैरियोट है। हाँ बेटा बोल। भूमि बता बेटा, मेटाजोआ कौन कौन से है? अच्छा विशाल तुम बताओ, मेटाजोआ कौन कौन? मैम पैराजोआ और यूनिटाजोआ पैराजोआ एंड मेटाजोआ। मेटाजोआ। पैराजोआ कौन से होते हैं जो? मैम जिनकी जिनकी simple body होती है बेटा मैंने उससे पूछा, बीच में क्यों बोल रहे हो? बोलो भूमि। मैम जिनकी सिंपल बॉडी होती है। सिंपल सी बॉडी होती है। मेटाजोआ मैम जिनकी कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है। कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है। नेक्स्ट फीचर कौन सा था हमारा? नेक्स्ट फीचर कौन सा पढ़ा था हमने? मैम बॉडी प्लान बॉडी प्लान। मैम सेलुलर लेवल। रेज योर हैंड, को बताएगा? कौन बताएगा? नेहा। नेहा बॉडी प्लान। मैम सेल्यूलर। सेलुलर का मतलब? मैम जिससे सेल से जिससे जो हर सेल है वो अपना काम अलग से कर रहा होता है। हाँ सेलुलर लेवल, एक साथ रह रहा है लेकिन अलग से कर रहा है। दूसरा ब्लाइंड सेक। ब्लाइंड सेक का क्या मतलब बेटा? मैम जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो एक ही मतलब एक ही है उसके लिए पार्ट। एक ही पार्ट क्या अलग से क्या बना हुआ है? माउथ और एनएस सेम ही है। हाँ सेम ओपनिंग है जो माउथ और एनएस का काम कर रही है, दूसरी तरफ बंद है, राइट। और तीसरा मैम ट्यूब टू ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब? मैम जिसमें एनएस अलग है और माउथ अलग है। हाँ ट्यूब विद इन ट्यूब की। गुड। थर्ड डिवीजन क्या थी? मैम नेहा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रीति? यो मैम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या पढ़ा बेटा? सबसे सिंपल कौन सा है? मैम सेलुलर लेवल। टिश्यू। फिर ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। हाँ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। इसमें ऑर्गन सिस्टम सबसे कॉम्प्लेक्स यही वाला है। वेरी गुड। उसके बाद क्या पढ़ा हमने प्रीति? मैम सिमेट्रिक। सिमेट्री पढ़ी। सिमेट्री में जो थोड़ा हम थक गए, लेकिन हमको इतना पता चल गया कि जिसको कहीं से नहीं काट सकते वो हमारा हो गया एसिमेट्रिकल। बताया था जिसमें फर्स्ट माउथ और जो बना था। हाँ हो भूल गई। किसने बताया मुझे अभी? मैं मनीषा। मनीषा बता बेटा। अब हमारा जो ट्यूब विद इन ट्यूब था वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, जिसमें सबसे पहले माउथ बनता है बॉडी में। सबसे पहला होल बॉडी का माउथ बना है, वो कौन से वाले ऑर्गेनिज्म है? प्रोटोजोम। प्रोटोजोम। और वो वाले ऑर्गेनिज्म जिसमें सबसे पहले एनएस बना है वो? ड्यूटेरोजोम। ड्यूटेरोजोम। शाबाश गुड। हम किस में आते हैं बेटा? ड्यूटेरोजोम। ड्यूटेरोजोम। शाबाश वेरी गुड। नेक्स्ट कौन सा है? लेवल ऑफ सिमेट्री सिमेट्री, जिसको किसी भी एंगल में काट नहीं सकते, अद्भुत है वो, दैट इज सिमेट्रिकल। क्या तक हिम्मत है तो कहा तो। उसके बाद जिसको यार हम लोग एक बार काट सकते हैं दो इक्वल पार्ट्स में, उसके बाद कभी नहीं काट पाएंगे, दैट इज और एक जिसको अलग एंगल से काटा जा सकता है, दैट इज उसके बाद हमने करा था हम सर्कुलेटरी सिस्टम वाला भी पढ़ा। सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होते, दैट इज ओपन टाइप ओपन टाइप ऑफ सर्कुलर सिस्टम। में ब्लड वेसल्स वगैरह होंगी, दैट इज क्लोज टाइप वेरी गुड। नेक्स्ट इज जर्म लेयर जर्म लेयर। जिनमें दो जर्म लेयर होती है उनको डिप्लोब्लास्टिक। तो कौन कौन सी लेयर होती है इसमें? हाथ खड़े करो। ये हाथ पायल। मैम एक्टोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है और जो मीजोग्ले होता है। मीजोग्ले इसमें से कौन सी लेयर है जो सेलुलर नहीं है?
मैम मेसोडर्म। मीजोग्लाय, मीजो मीजोडर्म नहीं है, ठीक है। श्वेता, अगर एक डिप्लोब्लास्टिक है तो दूसरे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्ट में कौन कौन सी लेयर होती है? मैम तीनों ही प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो आउटर लेयर कौन सी होती है? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म होती है, गुड। इसके अलावा जो पढ़ा है हमने कुछ? मैम हम्म, हाँ, आपने तो ये बताया था कि जब एक लाइन सेंटर से पास करती है तो उसे एक्सिस डिवीजन बोलते हैं, और जब एक प्लेन पास करते हैं तो उसे प्लेन डिवीजन बोलते हैं। ये भी क्या? हाँ हाँ हाँ, यस, एक्सिस और प्लेन का डिफरेंस बताया था मैंने, जनरल प्लेन, नॉलेज के लिए बताया था। मैम प्लेन की डेफिनेशन, बल्कि इनमें क्या कोई डिफरेंस भी होता है कि अगर कोई डिफरेंस नहीं है, एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं एक सेंट्रल पॉइंट लगा दूं तो एक इमेजिनरी लाइन से मैं बॉडी को काट रही हूँ तो मैं वर्ड यूज करूंगी एक्सिस। पर और इनके इमेजिनरी होंगे ना। इमेजिनरी हाँ, और एक इमेजिनरी प्लेन स्ट्रक्चर से मैं पॉइंट को काट रही हूँ, पॉइंट से होते हुए जा रही हूँ, बॉडी को डिवाइड कर रही हूँ, तो मैं वर्ड यूज करूंगी प्लेन। बस ये फर्क था। एक्सिस में तुम सिर्फ एक लाइन यूज करते हो, प्लेन में तुम एक प्लेन सरफेस यूज करते हो, ये फर्क है। जाता दोनों सेंटर से ही। ओके, चलो जी, डन। यो मैम। ओके बेटा, सो कल आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क बस इतना है, एक तो वो डायग्राम बना लेना, अगर सिमेट्री में किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो। ये कैमरा कब बंद हो गया? अच्छा, वो डायग्राम बना लेना। एंड नेक्स्ट थिंग इज, जो तुम्हें रिवीजन का दे रखा है ना संडे टेस्ट के लिए, वो रिवाइज करना।